Hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series for classes 6, 7, 8. Well, I am Adesh, your English guide and mentor, और आज की इस वीडियो में we'll be taking a quick introduction to tenses and हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे about the present tense. So without wasting much of your precious time, let's get started. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की बेस्ड ऑन टेंसेस विच इज सपोजिटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ग्रामर. सी बच्चों, टेंसेस के बिना यू कैन नॉट फॉर्म सेंटेंसेस, राइट? बिकॉज देखो, अगर आप टेंस ही गलत कर दोगे दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू एक्चुअली वांट टू, राइट? तो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉरगेट अबाउट आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है, क्या आपको टेंसेस समझ में आते नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप टू मी आस्किंग कि मुझे टेंसेस समझ नहीं आ रहे, मेरे टेंसेस खराब हैं. या फिर फॉरगेट अबाउट आप क्लास 6, 7, 8 में हो, या फिर इवन हायर क्लासेस में हो, या फिर लोअर क्लासेस में हो, अगर आपके टेंसेस के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, यू विल नॉट बी एबल टू थ्राइव इन इंग्लिश ग्रामर, राइट? तो द बेटर एंड द बेस्ट वे आई वुड से इज टू बिगिन इट राइट नाउ. मतलब उसको अभी से समझना स्टार्ट करना होगा, राइट? टू स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम द स्क्रैच and from now onwards. Okay, so here we'll be taking up the tenses right from the scratch. Ready for it? Okay, perfect then. So now talking about what tenses are. अब tenses को समझने के लिए let us begin from the beginning itself. देखो, जब भी आपने नोटिस किया है, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, whenever we say any sentence, वो सेंटेंस हमें क्या बताता है? Any idea? कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, राइट? बट क्या एक सेंटेंस हमें यही बताता है कि एक सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है? नहीं, हमें एक सेंटेंस ये भी बताता है कि एक्शन कब हुआ, मतलब एक्शन हो चुका है या हो रहा है या आगे होने वाला है, राइट? और इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक्शन कंप्लीट है या फिर अभी प्रोग्रेशन में है, मतलब चल रहा है, या फिर आगे होगा, मतलब आगे कंप्लीट होगा, अभी उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं, जब हम इसको इस टॉपिक टेंस को मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता हूं, तो देखो टेंस शब्द का मतलब होता है टाइम या फिर आप कह सकते हो सिंपल समय, राइट? सो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि एक्शन कब हो रहा है. टेंस हमें बताता है एक्शन का टाइम, राइट? तो बेसिकली अगर मैं इस टेंस को वर्ब के साथ को रिलेट कर देता हूं, याद है हमने वर्ब के साथ टेंस को को रिलेट किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जहां पर मैंने फाइनाइट वर्ब्स आपको बताए थे. मैंने आपको बताया था वर्ब्स जो है वो अकॉर्डिंग टू कि वो एक्शन कब हुआ, क्योंकि वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है, राइट? तो जब एक एक्शन वर्ड अपने आप को एक टेंस के साथ रिलेट करता है कि भाई वो एक्शन कब हो रहा है, तो वो अंडरगो करता है अपने अंदर कुछ चेंजेस, और इसी को हम यहां पर समझने वाले हैं वर्ब टेंस चार्ट के थ्रू. ठीक है, तो राइट नाउ अब हम यहां पर क्या करने वाले, देखो आपके सामने यहां पर एक टेबल दे रखी है. तो डिपेंडिंग अपॉन एक्शन जो है वो कब हुआ था, मतलब हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, उसके बेसिस पे हम टेंसेस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. मान के चलो एक पर्टिकुलर एक्शन है जो अभी हो रहा है या फिर रेगुलरली होता है, तो उसको हम प्लेस करते हैं अंडर द कैटेगरी कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस में आने वाले वो एक्शंस होते हैं जो अभी हो रहे हैं या फिर जो रेगुलरली होते हैं. क्लियर? फिर होते हैं वो पर्टिकुलर टेंस जिनमें, या फिर वो एक्शन जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, सो उनको हम प्लेस करते हैं अंडर द पास्ट टेंस. क्लियर? सो पास्ट टेंस में वो एक्शन हैं जो हो चुके, राइट, इन द पास्ट. और फ्यूचर टेंस में आते हैं वो एक्शन जो आगे फ्यूचर में होने वाले हैं, अभी तक शुरू नहीं हुए हैं. या समझ में आ रहा है यहां तक? अब ये जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ टेंसेस आपको दिख रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनको फर्दर इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे, यानी कि कितने कंप्लीट हैं ये एक्शंस, उनको फर्दर डिवाइड कर रखा है इनटू 4 कैटेगरीज ईच. सबकी कैटेगरीज लगभग सिमिलर है, बस आपको यहां पर जैसे पास्ट लिखा है तो उसकी जगह पर प्रेजेंट लगा देना है, और फ्यूचर के केस में फ्यूचर लगा देना है. तो अगर मैं प्रेजेंट के केस में आपको समझाने चाहूं, क्योंकि हम यहां पर आज की वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस और उनके फर्दर टाइप्स में डील करेंगे, राइट? सो मैं प्रेजेंट टेंस की फर्दर कैटेगरीज को आपको बता देता हूं पढ़ के. सो वन वी हैव इज द सिंपल प्रेजेंट, राइट? फिर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब आप इसको इसके हिसाब से पास्ट का भी बना सकते हो, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट, राइट? गेटिंग इट? यहां पर देखो, अगर सिंपल फ्यूचर्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से आप बना सकते हो। बट हमारा आज का फोकस क्या होगा? एंटायर फोकस वुड बी ऑन द प्रेजेंट टेंस। सो आई होप यू ऑल आर नाउ excited and ready for today's session. So without wasting your time, let's begin with the present tense. So now when we talk about the present tense क्या express करता है बच्चों? It expresses an action or a state of being or even possession at the moment of speaking. यानी कि जब हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि इस present time में now आप अगर किसी एक्शन को कर रहे हैं या फिर अगर अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, अपने होने या ना होने को बता रहे हैं, या फिर किसी पोजेशन को, मतलब आप कोई चीज पोजेस कर रहे हो, आप किसी के ओनर हो उस प्रेजेंट टाइम में, तो उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल लेट अस सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। फॉर एग्जांपल आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM। सो आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM पर देखो, ये एक रेगुलर एक्शन है जो मैं हर दिन करता हूं 7:30 AM पर। तो इसका मतलब यहां पर ये एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन। तो यहां पर ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। You're getting my point? So over here we can see an action is being represented. Similarly, if I look at the second one, I am happy. So यानी कि present moment में, now I am happy. So I am telling you my state of being. So यहां पर हम क्या बता रहे हैं? The state of being in the present moment. Clear? And moving on to the third example, I have two brothers. मेरे पास दो भाई हैं। तो यानी कि ये स्टेट ऑफ पोजेशन बता रहा है कि भाई मेरे पास वो चीज है, isn't it? तो यहां पर स्टेट ऑफ पोजेशन बताया जा रहा है, you see? और ये सब कब बताया जा रहा है? एट द प्रेजेंट मोमेंट। इसीलिए हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द प्रेजेंट टेंस। नाउ इट इज टाइम दैट वी डेल्व डीप इनटू द टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के फर्दर जो टाइप्स हैं उनमें से हम सबसे पहले बिगिन करने वाले हैं नाउ विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस और देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चलूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहां होता है, देन वी हैव टू लुक एट डिफरेंट कंडीशंस। सबसे पहले देखते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहां यूज करते हैं। इन द फर्स्ट सिनेरियो देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस वुड बी यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन जो रेगुलरली अकर करता है, यानी कि एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस रेगुलरली, जो हर वक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मैं बोलता हूं आई गेट अप एट 6 o'clock, दैट मीन्स एवरी डे, हर दिन मैं 6 बजे सुबह उठता हूं। सो राइट, तो ओवर हियर यू सी, अगर कोई एक्शन बता रहा है कि वो रेगुलरली एक्शन रिपीटेडली अकर करता है, राइट, उसी टाइम पर, देन वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहां देख रहे हो, अब जो वर्ब हमने इस्तेमाल किया है वो हमारा बेस फॉर्म है वर्ब का, V1। तो याद रखना प्रेजेंट टेंस, देखो याद है मैंने आपको जब फाइनाइट वर्ब्स पढ़ाए थे, अगर आपने वर्ब्स वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखना। जब फाइनाइट वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था जो वर्ब है वो अपना फॉर्म चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, राइट? सो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हुआ करते थे जिन्हें हम V1 से लेकर V5 तक देखते थे, राइट? तो यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेस फॉर्म का, बिकॉज यहां पर सब्जेक्ट क्या है? आई, राइट? तो याद है सभी को मैंने जो रूल बताया था, हम V1 का इस्तेमाल करते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, राइट, विच वॉज द बेस फॉर्म, इसी को हम बेस फॉर्म कहते थे। और ये तब इस्तेमाल होता था जब हमारा सब्जेक्ट कैसे होते थे, आइदर हमारा सब्जेक्ट होता था आई, वी या फिर यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। याद है, इन सभी को हम बुलाते हैं, आई और वी को फर्स्ट पर्सन, यू को बुलाते थे सेकंड पर्सन, और दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल। बट अगर सपोज हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई ना होके एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके केस में हम इस्तेमाल करते हैं V5 का। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर इन द प्रेजेंट टेंस, राइट? तो इसका मतलब इसको इस्तेमाल करते थे फॉर ही, शी या फिर इट के लिए। याद आ गया आप सभी को? तो इस केस में जब हम देख रहे हैं आई गेट अप एट 6 o'clock में, हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। आई कौन सा पर्सन है? यहां पर फर्स्ट पर्सन है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे V1 का, यानी कि गेट का कौन सा वाला फॉर्म? गेट ही रहेगा, राइट? V5 में हम क्या करते थे? उस वर्ब के बेस फॉर्म के आगे S या फिर ES लगाते थे, राइट? तो जैसे यहां पर गेट बन जाता गेट्स अगर V5 इस्तेमाल होता, पर यहां पर हम सिंगुलर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना एज अ सब्जेक्ट, इसलिए हम यहां पर गेट्स नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज सिंपली गेट का। ओके, तो यहां पर गेट का इस्तेमाल होगा। सो आई गेट अप एट 6 o'clock। सिमिलरली इफ आई लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इट सेज आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिफोर टेकिंग माई
बाथ, मतलब हर दिन सुबह नहाने से पहले मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूं। तो यू सी ये रेगुलरली होने वाला एक्शन को डिनोट कर रहा है। देन वी आर यूजिंग अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो वर्ब होगा वो अगेन किस फॉर्म में होगा, अपने बेस फॉर्म में। द रीजन बीइंग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के लिए अगेन हम यहाँ पर बेस फॉर्म को ही इस्तेमाल करते हैं विदाउट एडिंग एनी एस। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी अनदर सिचुएशन जहां पर हम अगेन सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को हम वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर सेंटेंस में वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, ऑफन, एवरी डे या वंस अ मंथ। ऑल ऑफ दीज जो वर्ड्स हैं अगर आपके सेंटेंस में आ रहे हैं तो उस केस में आप अपने वर्ब को किस फॉर्म में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेट अस सी हाउ। फर्स्ट वन यू सी, आई नेवर ईट एनीथिंग बिटवीन मील्स। सी नेवर का इस्तेमाल हुआ है यहां पर, है ना, इन वर्ड्स में से देखो नेवर को हमने यूज किया। सो आई नेवर के बाद हम जो वर्ब होगा ईट, उसको किस फॉर्म में यूज करेंगे, बेस फॉर्म में, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है, आई है। क्लियर? तो इसके लिए हम यहां पर आई नेवर ईट बोलेंगे, आई नेवर ईट्स नहीं होगा। क्लियर? जनरली माई फ्रेंड कम्स टू माई हाउस इन द इवनिंग। नाउ लुक एट दिस, जनरली माई फ्रेंड, देखो जनरली का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, हो रहा है। नाउ सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। लुक एट दिस, माई फ्रेंड क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। सो माई फ्रेंड यहां पर क्या बन गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसके लिए हम क्या यूज करते थे, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम V5 का इस्तेमाल करते थे, वर्ब का V5 फॉर्म कौन सा होता था, जहां पर हम बेस फॉर्म के आगे S या ES लगा देते थे। तो ओरिजिनली वर्ब होता हमारा कम, लेकिन उसके आगे हमने S लगा दिया, राइट, क्योंकि कम्स क्या बता रहा है, सिंगुलर वर्ब को। क्लियर? गुड। सो माई फ्रेंड कम्स टू माई होम और हाउस इन द evenings, right? We visit our grandparents once a month. So we visit our grandparents once a month में देखो we is the subject, right? Visit हमारा verb है, right? So देखो we हमारा क्या है, exactly याद है, हमारा first person है plural terms में, और उसके लिए हम base form यूज करते थे verb का, which is visit. Clear? So we visit our grandparents once a month. तो इस केस में देखो visit अपने base form में ही रहने वाला है। अगेन इन सभी सिचुएशंस में जहां पर हमने वर्ड्स इस्तेमाल किए, वंस अ मंथ, जनरली या फिर नेवर जैसे वर्ड्स, इन सभी केस में वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड सी द नेक्स्ट सिचुएशन जहां पर वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम किसी ऐसी चीज को बता रहे हैं जो हमेशा सच रहेगी, जो हमेशा एक सच है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, जो कभी चेंज नहीं होगा, राइट? लेट अस सी हाउ। सो टू एक्सप्रेस अ साइंटिफिक फैक्ट, अ ज्योग्राफिकल फैक्ट और अ परमानेंट ट्रूथ, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। लुक एट दिस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, विच इज अ ट्रूथ। आप कहीं पर भी वर्ल्ड में चले जाओ 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉइल करेगा वाटर, राइट, बिकॉज वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ है, और इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे देन वी विल यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाटर बीइंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या इस्तेमाल होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, राइट, और वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कौन सा होता है, V5, यानी कि बॉइल के आगे हमने लगा दिया S, तो बन गया बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द अर्थ गोज अराउंड द सन। ये भी तो एक यूनिवर्सल ज्योग्राफिकल ट्रूथ है ना, कि अर्थ हमेशा सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, isn't it? So इस केस में देखो अर्थ क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसको क्या चाहिए होगा, एक सिंगुलर वर्ब चाहिए होगा। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, ऑफ कोर्स V5, तो V5 को यहां लगा देंगे, गो बन जाएगा गोज, राइट। सो द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये भी एक परमानेंट ट्रूथ है, एंड हेंस इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। सभी ह्यूमन बीइंग्स नश्वर हैं, मतलब कोई भी अमर नहीं है, सबका एक ना एक दिन सब एक ना एक दिन डाई कर जाएंगे। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल की बात हो रही है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। तो इस केस में अगेन देखो ऑल ह्यूमन बीइंग्स में देखो हम बी का एक फॉर्म यूज कर रहे हैं विच इज आर, राइट। तो आर यहां पर क्या है हमारा, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ब का फॉर्म है। याद है, हम यहां पर याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बी के डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं, जैसे कि इज, एम और आर को, राइट, इनको हम इस्तेमाल करेंगे।
सिमिलरली हम डू के फॉर्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डू या फिर डस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डस का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करेंगे। क्लियर? सिमिलरली इज का इस्तेमाल और एम का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा, एम का इस्तेमाल स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली आई के साथ होता है, आई एम जैसे, राइट, और आर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इवन यूज करते हैं टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज और प्रोसेसेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज भी। तो मतलब कोई भी नेचुरल क्वालिटी अगर किसी की आप बता रहे हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो सिंपल प्रेजेंट का। कोई प्रोसेस बता रहे हो या फिर कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल डॉग्स आर वेरी लॉयल, डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, ये बात एक नेचुरल क्वालिटी है जो सभी डॉग्स में है, राइट। तो इसका मतलब एक ऐसी चीज जो सबके लिए कॉमन होगी और जो एक नेचुरल इनहेरेंट क्वालिटी बताती है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसके लिए हम अगेन सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम बी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है प्लूरल, इसीलिए हम यहाँ पर बी का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे विच इज आर, राइट। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया ना, इज एम आर में इज और एम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, आर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा। क्लियर? ओके। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर में देखो ये बता रहा है अबाउट द प्रोफेशनल एक्टिविटी ऑफ द कारपेंटर, कि कारपेंटर काम क्या करता है प्रोफेशनली, राइट। तो इस केस में अगेन देखो सब्जेक्ट है हमारा अ कारपेंटर, दैट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या चाहिए होगा, सिंगुलर वर्ब विच इज द V5, यानी कि यहां पर हम V5 का इस्तेमाल करेंगे, मेक के आगे S लग जाएगा, बिकम्स मेक्स। सो अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। इजी और नॉट? सो रिमेंबर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाना है, V5, ये बात को लिख लो अच्छे से। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर यूज V5, यानी कि V1 में हमें क्या ऐड करना है, S या फिर ES, राइट। और अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन के केस में, या फिर आप आई, वी या फिर यू, दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, then you will have to use V1 which is the base form. Clear? Don't forget it. आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इवन हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी देखने को मिलते हैं, अब देखने को पढ़ते हैं, जैसे इंडिया विंस द इंटरनेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो इस केस में देखो इंडिया विंस, भाई बता रहा है कि इंडिया जीत गई है, बट अब वो इवेंट हो चुका है, लेकिन उस इवेंट का इफेक्ट आज भी है ना, अगर इंडिया कल रात को जीती है तो वो आज भी जीती हुई ही मानी जाएगी, राइट। तो इस केस में अगेन आप इसको एक प्रेजेंट टेंस में देख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इन द न्यूज़पेपर द नेक्स्ट डे व्हेन द इवेंट हैज अकर्ड। सो इंडिया विंस द इंटरनेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो इंडिया बीइंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट, आप देखोगे यहाँ पर कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, V5 का। वेरी वेल, विन के आगे S लग जाएगा। एंड द लास्ट वन अगर हम आपको देखो, सो यहाँ पर लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल इवन किया जाता है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड। तो मतलब अगर कोई ऐसा इवेंट है फ्यूचर का जो ऑलरेडी प्लान्ड है, उस केस में भी वी विल अगेन यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, द बस लीव्स एट 5 AM टुमारो मॉर्निंग। तो इट इज डेस्टिन्ड कि कल जो है बस सुबह 5 बजे लीव करेगी। तो इस केस में बस बीइंग द सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, और इस केस में हम V5 का इस्तेमाल करेंगे, लीव के आके S लगा देंगे, बिकम्स लीव। सो द बस लीव्स एट 5 AM टुमारो मॉर्निंग। तो आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो बच्चों, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, वन लास्ट कंडीशन जहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। सी ताजमहल बीइंग द सब्जेक्ट, हम उसके आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बी का कौन सा फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, राइट। सिमिलरली, हियर कम द बैलेट डांसर्स। तो हियर कम्स द बैलेट डांसर्स में देखो बैलेट डांसर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। बैलेट डांसर्स ऑब्वियसली बता रहा है कि एक से ज्यादा है नंबर, और इस केस में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लूरल फॉर्म चाहिए होगा वर्ब का, विच इज कम, दैट इज V1, राइट। तो यहां पर हम V1 का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कम का ओरिजिनल बेस फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ वील क्विकली हैव अ glance upon the forms of simple present tense. So ये मैं आपको रूल समझा चुका हूं, आई एम जस्ट reiterating it with some quick differences जो हम देखेंगे apart from the affirmative sentences. So affirmative sentences मतलब जहां पर कोई स्टेटमेंट बताई जा रही है, उस केस में अगर आपको याद रखना है, अगर आपके पास सब्जेक्ट्स में I, we, you और they जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म,
बेस फॉर्म यानी कि V1 का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स हैं एज अ सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, तो आप यूज करोगे वर्ब का V5 फॉर्म। ओके, यानी कि वर्ब का यहां पर सिंगुलर फॉर्म S वाला वर्ब इस्तेमाल होगा। क्लियर? अब अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि जहां पर वर्ड जैसे कि नो, नॉट और नेवर जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, उन केस में हम क्या करेंगे? हम अगेन वही सब्जेक्ट्स यूज करेंगे, वही फॉर्म्स भी यूज करेंगे। बस क्या होगा बीच में, अगर आपके पास आई, वी, यू, दे जैसे वर्ड्स हैं तो उस केस में आप डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट, राइट? क्योंकि डू यहां पर आ रहा है प्लूरल फॉर्म को, राइट? सो आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, राइट? तो यानी कि V5 अभी नहीं इस्तेमाल होने वाला है, या V1 ही इस्तेमाल होगा। और यहां पर डू का कौन सा फॉर्म होगा? प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज यहां पर आई, वी, यू और दे को प्लूरल फॉर्म में कंसीडर कर लिया जाता है। क्लियर? सिमिलरली ही, शी, इट सिंगुलर फॉर्म्स हैं। सिंगुलर फॉर्म के केस में हमारे पास देखो यहां पर प्ले वैसा का वैसा ही इस्तेमाल होने वाला है, देखो V1, राइट? बट यहां पर चेंज किस में आने वाला है? देखो आपके हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका? डू। डू का यहां पर कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होने वाला है? द सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि आपके सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, इट इज डज इन दिस केस। तो डू का इस्तेमाल कब होता है? जब आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट हो। बट अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन के फॉर्म में, देन यू यूज डज। सो ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले, राइट? इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो रूल समझ में आया कि नहीं? देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्ले या फिर प्लेस लगाना है, राइट? बट इन दिस केस जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपके वर्ब का फॉर्म V1 ही रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब का नेचर चेंज हो जाएगा। प्लूरल हो या फिर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो तो आप डू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे। इट बिकम्स डज नॉट। क्लियर? फाइन। बात करते हैं द लास्ट कैटेगरी जहां पर हम चेंजेस देखेंगे, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगेन आपको सिमिलर ही सिचुएशन को फॉलो करना है, बस यहां से डू और डज का सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। बस आपका हेल्पिंग वर्ब यहां पर पहले आ जाएगा, तो आप पहले लगा दोगे डू, और फिर आपके पास वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे सब्जेक्ट के बाद आप अपने V1 का इस्तेमाल करेंगे इन द क्वेश्चन मार्क, राइट? सो डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले या फिर डू दे प्ले। तो देखो यहां पर हम V1 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इन बोथ ऑफ दीज केसेस। सिमिलरली डज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो डज बता रहा है हमारा सिंगुलर वर्ब, राइट? और सिंगुलर वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि थर्ड पर्सन होना चाहिए। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में यहां पर ही, शी, इट हो जाएगा, और अगेन V1 का ही इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर। तो डज ही प्ले, डज शी प्ले या फिर डज इट प्ले, all of these will lead to formation of the interrogative sentences. So remember, simple present tense में हम be के different forms का इस्तेमाल कर रहे हैं, is, am, are, और do के different forms यानी कि do और does का इस्तेमाल करते हैं। do का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट्स या फिर फर्स्ट पर्सन या फिर सेकेंड पर्सन के लिए, और आपके does का इस्तेमाल कब होता है? जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे he, she, it का। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, it is finally time to strengthen our concepts of the simple present tense through an exercise. So here is the practice time. So here is an exercise बच्चों that says rewrite the sentences given below by changing the subject according to the words in the brackets. तो देखो आपको ये सारे देखो मैं नहीं करने वाला हूं, इनमें से कुछ मैं आपको करके बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना है एज होमवर्क। ओके, सो आई विल डू द फर्स्ट वन मेरा काम है, आई विल डू द थर्ड एंड आई विल डू लेट्स से द फिफ्थ। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ विल बी done by you, okay? And you will have to write down the answers in the comment section. Well, even you have to help me answer all of these questions, okay, with me also. Look at the first one. It says Eddie goes for a morning walk daily. So आपको करना क्या है? देखो, Eddie goes for a morning walk daily में आपको क्या करना है? अपने सब्जेक्ट Eddie को रिप्लेस करना है by the subjects given in the bracket, जैसे मिली एंड जोसेफ। तो Eddie को रिप्लेस करके मिली एंड जोसेफ को वहां पर प्लेस करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्ब के फॉर्म को भी चेंज करना है, ताकि सेंटेंस मीनिंगफुल बन सके और ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो अगर मैं यहाँ एडी को रिप्लेस करता हूं, एडी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, पर अब देखो मेरे पास सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं? मिली एंड जोसेफ, विच आर प्लूरल सब्जेक्ट्स, बिकॉज एक से ज्यादा है ना। तो अगर मैं लिखता हूं मिली एंड जोसेफ, तो आगे के सेंटेंस में क्या मुझे गोज का ही इस्तेमाल करना होगा? जब मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो तो मैं कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करता हूं? एग्जैक्टली V1। तो इसका मतलब यहां पर हम गोज का V1 फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज गो,
right? So Millie and Joseph go for a morning walk daily. You see, इस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं. According to the subject, we have to change the form of the verb. Clear? Now look at the third one. Kavi reads a lot of books. So Kavi reads a lot of books में देखो हमें चेंज करना है और रिप्लेस करना है कवि को with the subject Amit and Ravi. So Amit and Ravi reads a lot of books. क्या सही होगा? Amit and Ravi. कौन सा फॉर्म लगेगा अगर प्लूरल फॉर्म है मेरे पास सब्जेक्ट में? एग्जैक्टली वी विल बी यूजिंग द V1 फॉर्म. यानी कि इसको मुझे रिप्लेस करना होगा विथ V1 which becomes read और उसके आगे हम लगा देंगे a lot of books. समझ में आया? Similarly, I'll try the fifth one for you. Water boils at 100 degree Celsius. ये तो सही है, राइट? इसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है? वाटर. अब वाटर को मुझे रिप्लेस करना है मर्करी एंड सॉल्ट वाटर से. मेरे पास अगेन प्लूरल सब्जेक्ट आ गए बच्चों. अगेन व्हाट आई विल डू इज मैं अपने वर्ब का फॉर्म चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी ये V5 फॉर्म में था क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था. बट अगर मैं सब्जेक्ट को प्लूरल करता हूं तो इसका V1 इस्तेमाल होगा. तो बॉइल्स का फॉर्म कौन सा इस्तेमाल होगा? बॉइल, राइट? तो मैं लिखूंगा मर्करी एंड सॉल्ट वाटर बॉइल at 100 degrees Celsius. You getting it? अब आप खुद से कर लोगे. वेरी वेल डन. सो आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स विल बी अ होमवर्क फॉर यू. सो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं. You take a screenshot or you pause the video and start solving these questions and write down your answers in the comment section. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जो हमें हेल्प करेगी टू स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? सो एक्सरसाइज सेज रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन द नेगेटिव फॉर्म. याद है हमने एफर्मेटिव से नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स को फॉर्म करना सीखा था, राइट? यहां पर हमें क्या करना है, आपको दी हुई सेंटेंसेस जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनको उनके नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. गॉट इट? क्लियर? तो यहां पर आपको रूल याद होगा हम कैसे कर रहे थे. वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे थे. हेल्पिंग वर्ब जैसे डू नॉट, राइट, या फिर डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे. और दोनों ही केस में आगे इस्तेमाल हो रहा था वर्ब का बेस फॉर्म, राइट? So let us see how we'll be doing this. So I'll do the second, fourth, sixth and the eighth one. Even वाले सारे मेरे हैं जो आप भी मुझे हेल्प करोगे फिल करने में, and the remaining will be homework for you. Clear? So let's talk about the second one. It says Saurav eats boiled potatoes with cheese. Saurav singular subject है, right? Singular subject के साथ हम क्या लगाएंगे? Does not, right? और does not के आगे verb का जो हमारा verb है which is eats, इसका हमें V1 इस्तेमाल करना है बेस फॉर्म, जो कि क्या हो जाएगा? S हटा दो तो बन जाएगा eat, right? तो हम लिखेंगे Saurav does not eat boiled potatoes with cheese. You see? Easy? तो यहां पर देखो हमने क्या किया, eats को चेंज कर दिया और रिप्लेस कर दिया with does not eat से. does not का इस्तेमाल याद रखेगा सिंगल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, राइट? थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर होना चाहिए, तब आप डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं. प्लूरल के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं और आई, वी और यू जैसे वर्ड्स के साथ भी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन. इट रेन्स एवरी मॉर्निंग इन द रेनी सीजन. तो इट रेन्स में देखो इट यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? उस केस में हम क्या करेंगे, अगेन सिंगुलर ही फॉर्म यूज करने वाले हैं which is does not, right? तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, it does not. रेन्स का हमें क्या करना है, V1 इस्तेमाल करना है, तो हम लिखेंगे रेन एवरी मॉर्निंग इन द रेनी season. You see? Now, moving on to the sixth one. Open the pack after an hour. Open the pack. Open हमारा सीधा verb है, right? Okay? अब open the pack after an hour में logically सोचना बच्चों, ये sentence कैसा है?
ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैं आपको कमांड दे रहा हूं ओपन द पैक आफ्टर एन आवर, राइट? इन दिस केस इफ इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? यू, राइट? सो यू के लिए यू क्या है? एक फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, और उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे डू नॉट का। सो हम यहां पर क्या करेंगे, हम सीधे अपने वर्ब के पहले डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सो हम लिखेंगे डू नॉट ओपन, ऑलरेडी अपने बेस फॉर्म में है, इसको ओपन ही रहने देंगे। तो डू नॉट ओपन द पैक आफ्टर एन आवर। Easy. And the last one, our vacation starts on May 1st. So look at this one. Our vacation starts on May 1st. इसमें हम क्या करेंगे? Our vacation, which is a singular subject, right? Vacation है, हम कहेंगे starts है verb हमारा। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो vacation subject singular है, does not का इस्तेमाल करेंगे। Our vacation does not स्टार्ट्स का बेस फॉर्म स्टार्ट ही रहेगा, राइट? एस हट जाएगा। ऑन मे 1, ओके? सो आवर वेकेशन डज नॉट स्टार्ट ऑन May 1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। एंड द रिमेनिंग जितने बचे हैं भाई, कौन कौन से बचे हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ विल बी होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई एम अगेन मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल एक्सरसाइज पे ऑन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट सेज fill in the blanks with the appropriate simple present forms of the verbs given in the bracket। भाई आपको यहाँ पर दिए हुए fill in the blanks में से जितने भी fill in the blanks हैं उनके आगे दिए हुए जो words हैं in the brackets उनके simple present tense का इस्तेमाल करना है to make the sentence complete। Now this time again I am not going to do all, this time I'll be doing the first, the third, the fourth, okay, and seventh, and the remaining will be done by you, but you will also help me to fill up these, I mean the ones which I am doing, because without your help I can't do anything, right? So इसका मतलब you will have to help me। First one को देखो, when does the taxi dash? देखो क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमने क्या देखा था? डू डज जैसे वर्ड्स पहले आते थे, देन द सब्जेक्ट, एंड देन फाइनली हमारे पास वर्ब का बेस फॉर्म आता था V1, ओके? तो यहाँ देखो डज का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है। व्हेन डज द टैक्सी, देखो टैक्सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? तो इस केस में हमें V1 का ही सिंपली इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज ऑफ कोर्स दैट इज लीव, राइट? इसका मतलब हमें सिर्फ लीव को ऐसे के ऐसा ही लिखना है, व्हेन डज द टैक्सी लीव। नेक्स्ट वन, सविता डैश अ डॉक्टर। बी, देखो बी का फॉर्म, कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम? बी के सिंगल, देखो सविता हमारा सब्जेक्ट है, बी के कितने फॉर्म्स होते थे? बी के 3 फॉर्म्स होते थे। इज, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, एम और आर, राइट? बट इन दोनों का इस्तेमाल सिंगुलर केस में किया जाता था, और आर का इस्तेमाल कब किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के केस में। सिंगुलर में सिर्फ हम आई के आगे एम लगाते हैं, बट अगर सब्जेक्ट आपका आई के अलावा कोई और हो तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? इज। इसका मतलब यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं? इज। तो सविता इज अ डॉक्टर। क्लियर? नेक्स्ट वन, Ram always informs me when he dash back from his shift. So Ram always informs me when he क्या है मेरा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट? ही एक्शन, देखो मेरा वर्ब क्या है? कम। तो अगर मेरे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उस केस में मुझे ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब चाहिए होगा। तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनाएंगे? इसका V5 फॉर्म, ओके? कम के आगे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। तो इस केस में ये बन जाएगा comes. So Ram always informs me when he comes back from his shift. Last one, unless the event dash, now it can't be completed on time. So unless the event, देखो event क्या है? The event is a singular subject, right? Okay. अब the event third party है, obviously third person वाला है। So the event is singular, उसके लिए हम क्या करेंगे? singular verb का इस्तेमाल करेंगे। start का singular form बनाने के लिए मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसके V5 फॉर्म में। तो उसके आगे क्या करूंगा? ऐड कर दो एस को, राइट? तो हो जाएगा starts. So unless the event starts now, it can't be completed on time. So unless the event starts now, it can't be completed on time. मतलब जब तक अभी इवेंट अगर अभी शुरू नहीं होगा तो वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो सकेगा, right? So this is what the sentence means. Now the remaining, that is second, fifth,
6th and 8th will be done by you and it will be a homework. So again, I'm moving out of the screen. Take a screenshot or pause the screen and then solve them and write down your answers in the comment section. तो बच्चों, after having dealt the simple present tense in complete detail, now it is time to move on to the next type of present tense, that is present continuous tense. Now when we look at the word continuous, it means जो चीज अभी भी continuously चल रही है, right? तो बेसिकली हम कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो पर्टिकुलर एक्शन बता रहे हैं जो प्रेजेंट में अभी भी चल रहे हैं, right? Which have not been completed, which are still in progression. राइट, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेट अस सी किन किन सिचुएशंस में हम यूज करेंगे. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट एन एक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. तो बोलने के टाइम पर जब मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं और उस टाइम पर वो एक्शन चल रहा है, सो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब का V4 फॉर्म, राइट. तो यहां पर हम V4 का इस्तेमाल करेंगे. कौन सा होता था V4 फॉर्म, याद है आप सभी को? V4 कैसे बनता था? V1 में ing ऐड करने पर. तो याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम V4 के साथ V1 के ing फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. और उससे पहले याद रखो वी ऑल्सो विल हैव टू यूज अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर इट. ओके, सो V4 का इस्तेमाल करने से पहले देयर विल बी अ हेल्पिंग वर्ब. इट इज फॉर श्योर व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ स्टोरी. मतलब जिस समय मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं उस समय मैं राइट भी कर रहा हूं स्टोरी को. सो आई एम राइटिंग अ स्टोरी में देखो आई इज द सब्जेक्ट, एम क्या हो गया? बी का फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म, राइट, एम. एंड देखो राइटिंग में देखो हमारा जो मेन वर्ड था V1 बेस फॉर्म राइट, उसके आगे मैंने ing लगा दिया, इट बिकम्स राइटिंग. सो आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिख रहा हूं. मतलब वो सेंटेंस बता रहा है कि एक्शन अभी भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है. दैट इज वाई present continuous tense, right? My grandfather is watching television. Look at this. My grandfather is watching television. यानी कि जिस समय मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं उस समय मेरे ग्रैंडफादर टेलीविजन देख रहे हैं. That means अभी भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है टेलीविजन देखने का. It is still going on. तो इस केस में देखो watching which is the V4 form of the verb, उससे पहले देखो helping verb लगा दिया गया है is. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन मेरा सब्जेक्ट क्या था, माई ग्रैंडफादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, बी का यहां पर फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा इज. क्लियर? ओके. आई एम सिटिंग डाउन बिकॉज आई एम टायर्ड. सो आई एम सिटिंग डाउन बिकॉज आई एम टायर्ड में देखो सिटिंग क्या है, मेरा V4 है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब एम लगा है बिकॉज सब्जेक्ट क्या था, आई. ओके, एंड द नेक्स्ट वन, whom are you writing this letter to? So देखो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनेगा. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, जनरली हम देखते हैं कि नॉर्मल सेंटेंसेस जब आते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस या नॉर्मल सेंटेंसेस, उनमें क्या होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फाइनली मेन वर्ब आता है. बट जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हो तो उस केस में यू विल फाइंड एक हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में. जैसे यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब आर पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, राइट. तो ये केस तब पलटता है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो. सो whom are you writing, देखो राइटिंग क्या है, V4 के पहले ही क्या आ जाना चाहिए था, मेरा हेल्पिंग वर्ब, राइट. बट उससे पहले आना चाहिए था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले. बट अगर वो इंटरोगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा. बाकी सभी केसेस में देखो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो कहाँ आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ रहे हैं. देखो माई ग्रैंडफादर, यहाँ पर भी आए, ये सब कहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग बिफोर हेल्पिंग वर्ब, राइट. तो जनरल सेंटेंस का केस सिनेरियो कैसा होता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन V4 आएगा. बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरोगेटिव फॉर्म, उस केस में क्या होगा, the helping verb will come in the beginning, right? उसके बाद आएगा subject and then comes the V4 which is the ing form of the verb. Now secondly देखो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं आपके present continuous tense का. Now present continuous tense का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो अभी भी चल रहा है लेकिन आजकल चल रहा है, not exactly or necessarily at the present moment. मतलब कोई ऐसी चीज जो आप लगभग हर दिन कर रहे हैं, राइट, जो हर दिन चल रहा है, बट एग्जैक्ट टाइम जिस समय आप उसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन नहीं चल रहा है, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर इज लर्निंग जर्मन दीज डेज. तो जिस समय मैं बोल रहा हूँ परहैप्स ऐसा हो सकता है कि मेरी सिस्टर उस समय जर्मन लर्न नहीं कर रही है, बट वो रेगुलरली जर्मन लर्न कर रही है. तो मैं बोल रहा हूँ माय सिस्टर इज लर्निंग जर्मन दीज डेज, मतलब वो एक्शन हर दिन हो रहा है, राइट, बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग.
ओके, सो अगेन यू सी यहाँ पर V4 का इस्तेमाल किया है और सब्जेक्ट सबसे पहले और बीच में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, वो भी बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम लर्निंग टू यूज कंप्यूटर दीज डेज। सो यहां पर लुक एट इट, लर्निंग अगेन मेरा V4 है, राइट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब एम आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, आई था। तो यहां नोटिस कर रहे हो कंटिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ बी फॉर्म का ही इस्तेमाल कर रहे हैं एज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, इस बात को याद रखना है। नाउ लुक एट दिस वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल तब भी करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ डेफिनेट प्रोग्राम इन द नियर फ्यूचर। मतलब कुछ समय के बाद नियर फ्यूचर में कोई एक डेफिनेट प्रोग्राम अगर आपने बनाया है, कोई एक ऐसा इवेंट जो आपने खुद से प्लान कर रखा है, उसको अगर आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, उस केस में भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे आई हैव सच बैड टूथेक, आई एम टेकिंग एन अपॉइंटमेंट टू सी द डेंटिस्ट टुमारो। सो सी, I have such a bad toothache that I am taking an appointment. मतलब मैं लेने वाला हूं, I have decided कि ये तो मैं करूंगा ही। So I am taking an appointment में देखो taking V4 है, राइट वर्ब का ing फॉर्म और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ रहा है। देखो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। We are going to my grandmother's house during the vacation. It is a fixed plan कि हम अपने ग्रैंडमदर को विजिट करने के लिए जा रहे हैं ड्यूरिंग द वेकेशन। तो देखो यहाँ पर गोइंग V4 है, इट इज अ फिक्स्ड डिसीजन, राइट ये एक्शन होने ही वाला है इन द नियर फ्यूचर। और उससे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ जाएगा। यू सी, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का ing फॉर्म इज द पैटर्न फॉलोड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा फॉर्म लेने वाला है, बी के डिफरेंट फॉर्म्स, राइट इज, एम, आर जैसे। रिमेंबर वी आर नॉट गोइंग टू यूज वॉज वर बिकॉज वो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखना है हमें बी का डिफरेंट फॉर्म ही इस्तेमाल करना होगा। सो बी के डिफरेंट फॉर्म्स कौन से इस्तेमाल होंगे, इज, एम और आर, और उसके बाद फाइनली हमारे पास V4 इस्तेमाल होगा। दिस इज द की। क्लियर, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा द यूसेज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो बच्चों लेट अस क्विकली टेक अ लुक एट द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टॉकिंग अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द लॉजिकल रूल जो मैंने अभी तक बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का ing फॉर्म विच इज द V4। रिमेंबर हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में आप V4 का इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, V4 विल बी एट द एंड, राइट, और आप V4 ही इस्तेमाल करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में बीच में आएगा, सब्जेक्ट और आपके V4 के बीच में। तो जैसे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब बी का कौन सा इस्तेमाल होगा, एम, राइट। सिमिलरली अगर मैं वी, यू और दे का इस्तेमाल कर रहा हूं, वी, यू और दे, तो वी, यू और दे के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी, यू को हम अगेन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं और दे भी ऑब्वियसली थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। सो वी, यू, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, राइट, दिस वुड बी एप्रोप्रिएट। ही, शी, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, थर्ड पर्सन। सो इस केस में हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, सो विच इज he is playing, she is playing, it is playing, right? अब अगर आपको इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो आपको इन्हीं वर्ड्स के आगे नॉट का इस्तेमाल कर देना है। तो देखो I am not playing, see we, you, they are not playing, he, she, it is not playing। देखो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के आगे बस नॉट लगा दो तो बन जाएगा नेगेटिव फॉर्म। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव फॉर्म्स, तो उस केस में याद है मैंने रूल बताया था, रूल चेंज हो जाएगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या थे, एम, आर और इज, जो कि हमने अभी तक इस्तेमाल किए हैं, राइट। उसके आगे आप लगा दो एम आई प्लेइंग क्वेश्चन मार्क, राइट, आर वी प्लेइंग या आर यू प्लेइंग या आर दे प्लेइंग। इस केस में देखो अगेन हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बीच में आया और आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 जो है एंड में आएगा विद अ क्वेश्चन मार्क। इज ही प्लेइंग, शी प्लेइंग और इट प्लेइंग, अगेन यू सी हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बीच में, थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड प्लेइंग वैसे का वैसा रहेगा V4 विद अ क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव फॉर्म। तो दिस इज हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली लुक लाइक। तो बच्चों नेक्स्ट ऑन स्क्रीन वी हैव इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन अवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ the present continuous tense. So the exercise says fill in the blanks with the present continuous tense of the verbs given in the brackets. तो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस में जो भी ब्लैंक्स हैं उनको आपको फिल करना है ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड्स के कंटिन्यूअस फॉर्म्स को इस्तेमाल करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म्स को। सी आई वोंट बी डूइंग दी एंटायर वंस, राइट, आई विल बी डूइंग अ फ्यू एंड द रेस्ट वुड बी अ होमवर्क फॉर यू। सो आई विल बी डूइंग लेट्स से द फर्स्ट वन, द थर्ड वन, the sixth one and the seventh one.
Clear? And the rest would be done by you. Beginning with the first one, it says I dash English grammar at the moment. So I dash English grammar at the moment. I study का कंटिन्यूस फॉर्म कैसे बनेगा? देखो I सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा I के साथ? am, और स्टडी का V4 क्या बन जाएगा? studying. So I am studying English grammar at the moment. Next one, we dash just dash more about the tenses. So we dash, we क्या है मेरा? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बी का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? आर, राइट? सो वी आर, लर्न का मुझे आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा. सो वी आर जस्ट लर्निंग more about the tenses, which we actually are, right? Now look at the sixth one. She dash her homework but her sister dash playing, right? So हम क्या कहेंगे? She थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहां पर हम लगाएंगे she is doing, हेल्पिंग वर्ब is इस्तेमाल होगा और वर्ब का ing फॉर्म doing हो जाएगा. She is doing her homework but her sisters क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आर, राइट? सो हर सिस्टर्स आर, प्ले का V4 कैसे बनेगा? ing ऐड करके, दैट इज प्लेइंग. सो शी इज डूइंग हर होमवर्क बट हर सिस्टर्स आर प्लेइंग. नेक्स्ट वन, वी डैश फॉर अ फैमिली पिकनिक टुडे. सो गो, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा बी का, राइट? आर, वी आर, गो का ing फॉर्म बन जाएगा गोइंग. सो वी आर गोइंग फॉर अ फैमिली पिकनिक टुडे. इजी ना? बहुत इजी एक्सरसाइज है. बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क. सो आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन. टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली चेक किन्होंने मुझे आंसर सही से भेजे हैं. तो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करने के बाद नाउ इट इज टाइम दैट वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस व्हिच आर कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी सिमिलर टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है लाइक दैट ऑफ योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? जहां पर एक सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, राइट? देन उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा था. सो हेल्पिंग वर्ब वुड बी द नेक्स्ट थिंग, बट दिस टाइम अनलाइक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म नहीं होगा बल्कि हैव का फॉर्म होगा. और हैव के दो ही फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे इन द प्रेजेंट टेंस, व्हिच इज हैव या फिर हैव्स. हैव का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और हैज का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, राइट? ओके, एंड फाइनली आएगा आपका वर्ब, द मेन वर्ब. बट दिस टाइम V4 इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज ये कंटिन्यूअस टेंस तो नहीं है ना, दिस इज परफेक्ट टेंस. और इसीलिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म व्हिच इज द पास्ट पार्टिसिपल. ओके, तो पास्ट पार्टिसिपल का यहां पर इस्तेमाल होने वाला है व्हेन इट कम्स टू द परफेक्ट टेंसेस. ओके, दैट मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट V3. ठीक है, नाउ लेट अस सी ऑल दिस कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम यूज कहां पर करेंगे. बिगिनिंग विद द फर्स्ट सिनेरियो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन केसेस में किया जाता है जब हम ऐसे एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं दैट हैव बीन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि जो काम अभी अभी खत्म हुआ है जब हम बात कर रहे हैं, उस केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को. जनरली आप इन सेंटेंस में वर्ड जस्ट का इस्तेमाल देखोगे, जैसे साहिल हैज जस्ट ओपन द डोर. सी, सो साहिल जो मेरा सब्जेक्ट है उसके बाद आ रहा है हेल्पिंग वर्ब हैज, बिकॉज साहिल क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. हैव या हैज में से हैज का इस्तेमाल होगा, राइट? जस्ट मेरा एक इंडिकेटर है, राइट? सो साहिल हैज जस्ट ओपन्ड द डोर. देखो यहाँ पर ओपन का पास्ट फॉर्म होता था ओपन्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी ओपन्ड ही होता था. तो साहिल हैज जस्ट ओपन्ड द डोर, ये हमारा V3 होने वाला है. क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वी सी अनदर सिचुएशन जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ टू शो पास्ट इवेंट्स whose time is not mentioned or not defined. मतलब आप ऐसे मान के चलो कोई इवेंट जो पास्ट में हो रखा है बट उसका टाइम आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कब हुआ था. मतलब यू आर नॉट मेंशनिंग द एग्जैक्ट टाइम जो इवेंट पास्ट में हो चुका है, या फिर उसका टाइम जो है वो अनिश्चित है, इट इज इनडेफिनेट, वो पास्ट में कब हुआ होगा, इट इज नॉट रिमेंबर्ड, राइट? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, शीनू हैज गिवन हर बुक टू नरेंद्र. सो शीनू बीइंग द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए क्योंकि शीनू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज आना चाहिए सिंगुलर फॉर्म, राइट, ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. और देखो पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? V3, गिवन, गिव, गेव, गिवन. गिवन क्या होता था? थर्ड फॉर्म, राइट? सो V3 देखो हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं. तो शीनू हैज गिवन
हर वर्क टू अरेंज, व्हेन नहीं मेंशन्ड है सेंटेंस में, स्पेसिफिक टाइम इज नॉट मेंशन्ड, पास्ट में हो रखा है ये सेंटेंस, ये इवेंट अकर हो चुका है, बट उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन्ड है, दैट मीन्स वी कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू सेवरल टाइम्स. मतलब पास्ट में हमने इस इशू को बहुत बार डिस्कस कर लिया है, बट पास्ट में कब, एग्जैक्ट टाइम इज नॉट डिफाइंड और नॉट डेफिनेट, राइट. सो वी क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी मतलब हम, राइट, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोगों के लिए हमें हैव का प्लूरल फॉर्म यानी कि हैव ही इस्तेमाल करना होगा, राइट. एंड फाइनली थर्ड फॉर्म आ जाएगा V3, डिस्कस्ड ही रहेगा, डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, यानी कि V3 डिस्कस्ड ही रहता है. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस इशू सेवरल टाइम्स, राइट. एंड लास्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इवन इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट when we think more about its effect on the present. मतलब कोई पास्ट का इवेंट जिसका आज पर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हम इसका उसका इफेक्ट आज सोच पा रहे हैं, मतलब जिसका इफेक्ट आज पर पड़ रहा है, तो ऐसे केस में अगेन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आई हैव मिस्ड द बस, ऑब्वियसली आई हैव मिस्ड द बस में आई सब्जेक्ट है, हैव हम यहाँ पर लगाएंगे, आई के साथ हैज नहीं लगता है, आई यू को हम प्लूरल फॉर्म ही समझते हैं. सो आई हैव मिस्ड द बस. इस केस में देखो जो इवेंट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, मैंने बस मिस कर दी, बट उसका इवेंट पे आज क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सो आई विल बी लेट. तो इवेंट जो हो चुका है थोड़ी देर पहले, उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट मोमेंट पे पड़ रहा है, सो आई विल बी लेट. इसीलिए अगेन उस केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. सो अगर मैं आपको बताऊं एक और लास्ट कंडीशन जहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, वो है टू शो एनी एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है. मतलब कोई इवेंट जो पहले स्टार्ट हुआ था पास्ट में, बट वो अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, उस केस में यू कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे सुषमा हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक. तो सुषमा हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक में देखो सुषमा द सब्जेक्ट, हैज सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, बीन देखो बीन, राइट, बीन ही रहेगा इस केस में V3. तो सुषमा हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, अगेन यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सुषमा पास्ट में बीमार पड़ी थी, राइट, लास्ट वीक बीमार पड़ना स्टार्ट हुई थी और अभी तक बीमार है, राइट. तो इस केस में सुषमा हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, ये बता रहा है. सिमिलरली द banyan tree has stood there for 100 years. तो देखो यहाँ पर ट्री मेरा यानी कि banyan tree जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर फॉर्म में हैव का इस्तेमाल करेंगे हम, राइट. एंड स्टूड क्या है मेरा, अगेन V3 है, राइट, दिस इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. स्टैंड का V3 फॉर्म है, स्टैंड, स्टूड, स्टूड. तो देख रहे हो यहाँ पर मतलब banyan tree जो है वो 100 साल पहले मतलब डेवलप हुआ था और 100 साल के बाद वो अभी भी कंटिन्यूसली मतलब इट इज स्टिल देयर, वो वहां पर अभी भी खड़ा हुआ है. तो पास्ट से 100 साल पहले से लेकर वो इवेंट हमेशा चला और अभी भी चल रहा है, मतलब वो banyan tree आज भी खड़ा है. उस केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, मतलब इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कुछ समय तक चलने के बाद वो अभी भी चल रहा है, उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, right. So finally we'll see the forms of the different present perfect tense in the affirmative, negative and interrogative sentences. तो देखो यहाँ पर I, we, you, they जैसे जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में आप प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव का, ओके. और आगे आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है, तो V3 इज कॉमन, V3 आपको सब में देखने को मिलेगा लास्ट इसमें, राइट. इसमें आपको V3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में. So I, we, you, they have played. He, she, it. देखो ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस केस में आप हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, दैट इज हैज. सो he has played, she has played या it has played. अब अगर मुझे इनका नेगेटिव फॉर्म लगाना है तो बस क्या करना है, इनके आगे नॉट लगा दो. सो I, we, you, they have not played, राइट, या he, she, it has not played. सो आपको बस यहाँ पर नॉट लगा देना है तो बन जाएगा नेगेटिव. बट अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लाओ, हैव और हैज को सब्जेक्ट को बीच में लाओ एंड देन कम्स द V3. सो यहाँ पर ही हो जाएगा. देखो बस क्या करना है, हैव को मैंने उठा के रख दिया, हैव आई प्लेड, देखो हैव आई, वी, यू या दे प्लेड, हैव ही, शी, इट प्लेड. सो सी हेल्पिंग वर्ब इज कमिंग फर्स्ट, देन कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स फाइनली द V3. यही सेम पैटर्न जो आपको लगभग देखने को मिला था इन the present continuous tense also will be followed here. I hope the various forms of present perfect tense आपको समझ में आ गए होंगे.
तो बच्चों अब बारी है अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और भी स्ट्रेंथन करने की थ्रू एन एक्सरसाइज दैट सेज fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs given in the brackets. तो देखो आपको यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की fill in the blanks दे रखी हैं, ओके और इनमें आपको हर सेंटेंस के एंड में ब्रैकेट में एक वर्ड दे रखा है वर्ब, और उसके आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है in the blanks and you have to complete the sentence. Fine. So again I won't be doing all. I will be doing, let's say, first 3 from here and the 6th and 7th from here. Okay, the remaining 4th, 5th, 8th, 9th, 10th shall be the homework for you. She dash 10 articles, right? तो देखो she मेरा सब्जेक्ट है, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आना चाहिए. क्या आना चाहिए? she सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे हैज का इस्तेमाल करना है, राइट? एंड राइट का V3 क्या बनेगा? राइट, रोट, रिटन, राइट? तो हम कहेंगे she has written 10 articles. Clear? Next one you see, Amrit dash dinner, cook. cook का थर्ड फॉर्म क्या होगा? cooked ही रहेगा. उससे पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव. अमृत क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे अमृत हैज कुक्ड डिनर. नेक्स्ट वन, दीपेश डैश माई कीज लूज. लूज का पास्ट फॉर्म V3 में क्या बन जाएगा? लॉस्ट, राइट? और दीपेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का इस्तेमाल होगा. तो दीपेश हैज लॉस्ट माई कीज. सिक्स्थ वन, रितेश डैश विथ एनीवन नेवर मिसबिहेव. ओके, सो रितेश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हमारा हैव ही लगेगा, राइट? हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर फॉर्म. सो रितेश हैज नेवर मिसबिहेव का पास्ट पार्टिसिपल बनेगा मिसबिहेव्ड. सो रितेश हैज नेवर मिसबिहेव्ड विथ एनीवन. सेवेंथ, यू डैश मी विथ अ गिफ्ट नेवर सरप्राइज. सो यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव का. यू हैव नेवर, सरप्राइज का पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा सरप्राइज्ड मी. यू हैव नेवर सरप्राइज्ड मी विद अ गिफ्ट. So these were some sentences which I did. The rest will be a homework for you. So again, I'm moving out of the screen. Take a screenshot. Write down the answers in the comment section below, and I'll personally check कितनों ने मुझे जवाब भेजे हैं. तो बच्चों अब हम फाइनली बढ़ते हैं टुवर्ड द फोर्थ टाइप ऑफ द प्रेजेंट टेंस व्हिच आर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो देखो यहाँ पर आपको नाम में ही आंसर मिल रहा है. परफेक्ट यानी कि यहाँ पर आप हैव और हैव का इस्तेमाल करने वाले हो, और कंटिन्यूअस मतलब यहाँ पर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं. मतलब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैज और हैव, और कंटिन्यूअस बता रहा है कि यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब होगा वो V4 फॉर्म में इस्तेमाल होगा. यू आर गेटिंग? सो ऐसे में आप इस्तेमाल करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का. बट इसका इस्तेमाल करते कब है? इसका इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट दोज एक्शंस जो बिगिन किए थे पास्ट में ही कुछ समय तक कंटिन्यू भी किए हैं और अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है इन द प्रेजेंट. जैसे वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years. इस सेंटेंस में देखो हैव क्या है मेरा? हैव, और यहाँ पे देखो हैव बीन वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, हैज बीन, हैव बीन का. सो हैव बीन जो है मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा. लिविंग मेरा V4 होगा, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years का मतलब ये है कि एक्शन ऑफ लिविंग इन मुंबई 5 years पहले स्टार्ट हुआ था. पूरे 5 years की पीरियड में वो चला, यानी कि 5 साल तक हम रहे भी मुंबई में, और वो 5 साल का पीरियड अब खत्म हो चुका है, अब भी हम मुंबई में रह रहे हैं. सो इस केस में ये हमें क्या बता रहा है? इस केस में हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जहां पर कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया था वो पास्ट में कंटिन्यू रहा एक ड्यूरेशन तक, और फाइनली अभी भी वो, भले ही वो पीरियड खत्म हो गया है, वो ड्यूरेशन पास्ट का, लेकिन अभी वो एक्शन चल रहा है. सो वी हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years. और देखो इनकी पहचान कैसे करेंगे? जहां पर आपको लगाना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, आपको हमेशा टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस देखने को मिलेंगी, जैसे फॉर 5 years, राइट? या फिर जैसे सिंस 7, राइट? सो आप देख रहे हो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस में आपको जनरली वर्ड्स मिलेंगे फॉर. याद रखो फॉर का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरेशन बताने के लिए कि कोई एक्शन कितने लंबे समय तक चला. ओके, और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है to exactly denote the time कब वो एक्शन स्टार्ट हुआ था. So it tells the time frame when action started. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
भूपति हैज बीन वर्किंग सिंस 7 in the morning। तो देख रहे हो, भूपति सुबह 7 बजे से काम कर रहा है। सो टाइम बता रहा है कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ था, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर देखो सेंस का। तो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि एक्शन बिगिन कब हुआ था, तो आप बताओगे यहाँ पर सेंस का इस्तेमाल होगा। और अगर आपको बताया जा रहा है कि एक्शन कितने लंबे समय से चल रहा है, उसका ड्यूरेशन बताया जा रहा है, जैसे 5 years, 5 hours, 10 minutes, 12 minutes, ऑल दीज वर्ड्स, राइट, जहां पर ड्यूरेशन पता चल रहा है कि वो एक्शन कितने लंबे समय से चला, लंबे समय तक चला, उसके इसमें हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। सिंस बताएगा कि वो एक्शन बिगिन कब हुआ था, राइट। जैसे आई हैव बीन रिसीविंग गुड ग्रेड्स इन फ्रेंच फॉर द पास्ट 6 months नाउ। तो देखो फॉर बता रहा है ड्यूरेशन फॉर पास्ट 6 months, यानी कि पिछले 6 महीने का टाइम पीरियड है जिसमें आई हैव बीन रिसीविंग गुड ग्रेड्स, राइट। तो आई हैव में देखो हैव लग गया आपका परफेक्ट टेंस, बीन भी लगेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब बीच में, और रिसीविंग जो होगा वी का, यानी कि वर्ब का आपका V4 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी तो वो कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। ओके, सो आपको अगर इसके फॉर्म्स देखने हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखो आई, वी, यू और दे जैसे के साथ हम जैसे परफेक्ट में हैव लगाते थे, बस आपको क्या करना है, वर्ब का जो V4 है उससे पहले बीन का इस्तेमाल कर देना है। सिमिलरली यहां पर भी देखो बीन प्लस V4 का इस्तेमाल होगा, और यहां पर भी बीन प्लस V4 का इस्तेमाल होगा एट द एंड। बस क्या करेंगे देखो, आई, वी, यू, दे हैव बीन प्लेइंग, या फिर आई हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, ही, शी, इट के साथ हैज लग जाएगा बीन प्लेइंग। सिमिलरली बस आपको यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाना है तो हैव और हैज के आगे नॉट लगा दो। सो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, या फिर ही, शी हैज नॉट बीन प्लेइंग, राइट। इन दैट केस हम नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। बट इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले ला देंगे, हैव या और हैज को, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, राइट, और बीन प्लेइंग बाद में। जैसे हैव आई बीन प्लेइंग, हैव वी बीन प्लेइंग, हैव यू बीन प्लेइंग, या फिर हैव दे बीन प्लेइंग। सिमिलरली हैज ही बीन प्लेइंग, हैज शी बीन प्लेइंग, और हैज इट बीन प्लेइंग। सो द रूल इज वेरी सिंपल, इट फॉलोज सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट, बस फर्क थोड़ी थोड़ी जगह पे आ जाएगा। परफेक्ट टेंस है बट उसके आगे कंटिन्यूअस लग जा रहा है, तो इसलिए बीन प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर, बीन के साथ V4। So now it is time to strengthen our concepts of the present perfect continuous tense with an exercise. Now this time I won't be again doing the rest, थोड़े बहुत मैं करूंगा, rest would be a homework for you। और यहाँ पर हमें since and for का इस्तेमाल भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर I will do 7 questions, I will do 4 for you, 1, 2, 5th and 6th, ठीक है। 3rd, 4th and 7th will be homework. Clear? Let's see how. First one, it dash rain dash since या for yesterday evening. Okay, let's see. So it has been raining, right, present continuous form, right, present perfect continuous form, right। it क्या है, मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, तो उसके साथ has इस्तेमाल होगा। it has been raining, it has been raining। अब मुझे बताओ यहाँ since लगेगा कि for। yesterday टाइम बता रहा है कब से स्टार्ट हुआ है, रेनिंग कल से स्टार्ट हुआ है, इवनिंग से। yesterday इवनिंग का टाइम ड्यूरेशन जहां से वो एक्शन बिगिन हुआ है, इसलिए इसका मतलब हम यहां पर लगाएंगे since। ओके, सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस yesterday evening। क्लियर। आई डैश वर्क इन दिस ऑफिस डैश 4 years। सो हम यहां लगाएंगे वर्क का, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन वर्किंग in this office since या for last 4 years, for 4 years, because duration बता रहा है ना, पिछले 4 साल का ड्यूरेशन। सो आप इसको लिखोगे for 4 years। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास अभी 5th है, the baby dash cried dash since for over an hour now। see again, you see this one, the baby सिंगुलर सब्जेक्ट है, has लगेगा, been crying। अब ड्यूरेशन बता रहा है 1 घंटे से ऊपर हो चुका है बेबी को रोते हुए, तो ड्यूरेशन बता रहा है ना ओवर एन आवर नाउ, सो इस केस में फॉर लगेगा। सो द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर ओवर एन आवर नाउ। क्लियर। एंड ही डैश वॉचिंग टेलीविजन डैश फॉर या सिंस मॉर्निंग। सो सी ही हैज बीन वॉचिंग टीवी, कब से देख रहा है, सुबह से। स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है मॉर्निंग से, यानी कि हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग।
See, easy था ना? Now the remaining will be again homework. Okay, so कितने homework है आपके पास यहाँ पर? 1, 2 and 3. Third, fourth and seventh वाला. So again I'm moving out of the screen. Take a screenshot and write down the answers in the comment section. तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का डिस्कशन ऑन द प्रेजेंट टेंस। आई होप प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम टेकअप करेंगे द पास्ट टेंस। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस प्लीज शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड अंटिल देन वी मीट keep learning, keep growing, keep watching LearnoHub ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at learnohub.com.